सर नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए सर फिजिक्स के, या ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जिन पे हमें कम जोर देना है और जिन पे हमें रिवीजन पे ज्यादा जोर देना है। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें हर साल ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते ही आते हैं। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर्स को मैं इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं क्योंकि इनका यूज होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर आप ऐसा मान के चलो कि 15 साल में मतलब 15 पेपर्स में 51 क्वेश्चन, तो 3 से भी ज्यादा का एवरेज बैठ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस भी 3 5 4 5 3 4 3 3 3 2 2 2, तो 2 से कम तो कभी आए ही नहीं। हर साल जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आता है वैसे वैसे बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, सर नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए सर फिजिक्स के, या ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जिन पे हमें कम जोर देना है और जिन पे हमें रिवीजन पे ज्यादा जोर देना है। तो आज आपकी इन सारी शंकाओं का समाधान लेकर के मैं आपके पास आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, और इसमें मैं आपको विद डेटा सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कि पिछले 10 साल के जो एग्जाम्स हुए हैं, पिछले 10 साल के जो पेपर हुए हैं, उसमें किन चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो देखो हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी हम इसके बेसिस पे बहुत कुछ प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि किन चैप्टर्स की वेटेज जो है ज्यादा रही है। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें हर साल ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते ही आते हैं। तो चलिए आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स की। आप देख पाएंगे यहां पे मैंने पिछले 10 साल के पेपर लिए हैं और 10 साल में टोटल 15 एग्जाम हुए हैं भाई। एग्जाम 10 साल के हैं लेकिन 10 साल में पेपर 15 बार हुआ है, क्योंकि ऐसे भी साल थे जिसमें पेपर 2-2 बार हुआ है। तो इन 15 पेपर्स में हर चैप्टर्स में से कितने कितने सवाल आए हैं वो एक बार अपन जरा देख लेते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 25 सवाल आए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 के बीच में ये बैठ रहा है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 16 क्वेश्चन, यानी कि पर एग्जाम 1 क्वेश्चन। मोशन इन अ प्लेन में भी कुछ ऐसा ही हाल है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें उसमें भी 25 सवाल, यानी कि 1.5 से 2 की एवरेज। वर्क एनर्जी पावर, इसमें 31 सवाल हैं, यानी कि मतलब दो क्वेश्चन पर एग्जाम आ रहे हैं। रोटेशनल मोशन में भी आ रहे हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है भैया, तो इस वजह से काफी सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसा समय नहीं है कि हम कोई नई चीज या नया चैप्टर जो है शुरू कर सके। हां, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन में अगर कुछ बच्चे इसको स्किप करने का डिसाइड करते हैं कि नहीं सर अब तो हमारे से नहीं होगा, वैसे तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उसमें से एक सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम ग्रेविटेशन की बात करें तो भाई ग्रेविटेशन चैप्टर छोटा है, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं भैया। आप देखो 30 क्वेश्चंस हैं, 15 साल में 30 क्वेश्चंस, यानी कि 2 की एवरेज बैठ रही है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर छोटा है, लेकिन छोटे चैप्टर को इतनी इज्जत नहीं दी जा रही है। यहां पे 9 ही क्वेश्चंस है, तो 15 पेपर्स में 9 क्वेश्चंस। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक कुछ ऐसे भी साल हैं जिस साल इसमें से क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बड़ा चैप्टर है, लेकिन उतनी वेटेज है नहीं, ठीक है ना, उतनी वेटेज है नहीं अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो। लेंदी चैप्टर ही मैं इसको बोलूंगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 1 2 ऐसे ही सवाल आए हुए हैं इसमें से। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर्स को मैं इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं क्योंकि केमिस्ट्री में भी इनका यूज होता है भाई, ठीक है ना। तो इन चैप्टर्स का मैं यूज केमिस्ट्री में भी मान के चलता हूं, ठीक है ना, ओके, जो कि ऑब्वियसली है भी, तो आपको केमिस्ट्री में भी ये फायदा देते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो तो बस फिजिक्स में भी आपको फायदा देते हैं। बस थोड़ा सा साइन कन्वेंशंस का, वर्क डन के साइन कन्वेंशंस का फर्क होता है, थोड़ा बहुत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्क होता है, बाकी चीजें मोर और लेस आपको सेम ही दिख जाती हैं, और केमिस्ट्री में ये ऑब्वियसली ज्यादा वास्ट होता है। ऑसिलेशन एंड वेव थोड़े से नॉर्मल चैप्टर्स हैं, आप देख रहे हो 19 और 18। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर डेटा के साथ हम बात करेंगे, ऐसे मतलब रैंडमली नहीं बोलेंगे कि इसमें से 3 सवाल आ जाएंगे, इसमें से 4 सवाल आ जाएंगे। तो अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पे सेट करूं, इन सारे डेटा को देखते हुए प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करूं, तो मैं कौन कौन से चैप्टर्स पक्का करके जाऊंगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन पक्का करके जाऊंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये करके जाऊंगा, वर्क एनर्जी पावर, ये दोनों आपस में रिलेटेड ही है भाई। आप वर्क एनर्जी पावर को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बिना कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि दोनों चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं, तो आपको ऑब्वियसली दोनों ही करने पड़ेंगे। रोटेशनल मोशन 35 सवाल आए हैं, यानी कि 2 से ज्यादा भी, 3 भी सवाल आए हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बोला कि अगर आपके पास उतना समय नहीं है, वैसे तो करना ही है, लेकिन अगर उतना समय नहीं है तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करके जाइएगा भाई, ठीक।
ग्रेविटेशन जरूर 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 करके जाना है, और ग्रेविटेशन का फायदा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको केमिस्ट्री में भी फायदा देंगे। बाकी चैप्टर्स का वेटेज नॉर्मल नॉर्मल अपन कह सकते हैं, यानी कि इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे रख सकते हैं अपन, लेकिन ये प्रायोरिटी ऑर्डर, ये वाले चैप्टर्स हाई रहेंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में तो उतना नहीं है, लेकिन उनमें हमें टॉपिक्स कई बार पता होते हैं कि यार इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन में आपको पता है कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर करके जाए भाई, ठीक है ना। हालांकि 2025 में इसमें से एक भी सवाल नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन से आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ चैप्टर्स जिनको मतलब आप प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप नीचे भी रख रहे हैं तो भी आपको कुछ टॉपिक्स उसके ऐसे हैं जो करने ही चाहिए। अगर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की भी बात करूं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज हो गया, सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। एक क्वेश्चन एरर पे आने के चांसेस बहुत हैं, और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पे आने के चांसेस है। तो 3 सवाल अगर आएंगे, 3 सवाल आएंगे तो मोर और लेस ऐसा ही रहता है। अगर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करूं तो मोर और लेस ऐसा ही रहता है कि एक सवाल आएगा एरर से, एक सवाल आएगा वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज से, और एक सवाल आएगा डायमेंशंस पे। तो इस तरीके का प्रायोरिटी ऑर्डर हर चैप्टर में सेट किया है। जैसे अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन में एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एक एंगुलर मोमेंटम से आ सकता है, एक और क्वेश्चन आता है तो टॉर्क या इक्विलिब्रियम पे भी आ सकता है। मतलब हैविंग सेड दैट, देखो ये चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के अंदर भी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 12th क्लास की फिजिक्स की। सच्ची बात है 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो इजी है, 12th इजी है, स्कोरिंग है और छोटी है। कितना फायदा है? तो 12th क्लास में मैंने ऐसे चैप्टर्स बहुत कम रखे हैं जिनका प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा मैंने नीचे रखा है भाई। जो 12th क्लास में चैप्टर्स का प्रायोरिटी ऑर्डर जनरली हाई ही है, ठीक है ना। आप देख पाएंगे पहले 2 चैप्टर्स देखिए, पहले 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। मैं इन दोनों चैप्टर्स को अलग अलग नहीं मानता, मैं इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल भी अलग अलग नहीं मानता हूं। आप देख पाएंगे यहां पे कि पहले वाले में 18 सवाल आए हैं, दूसरे वाले में 32 आए हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में 18 और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले में 32। लेकिन ये इंटरचेंज हो जाते हैं भाई, क्योंकि पहला चैप्टर पढ़े बिना आप दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो ऑब्वियसली अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो दोनों की ही करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसकी रिवीजन कर लो और इसकी नहीं करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड ही हैं एक दूसरे से। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये चैप्टर बेस बनाता है और इस चैप्टर से इसीलिए ज्यादा सवाल आ जाते हैं। आप देखोगे कि दूसरे वाले चैप्टर्स में से ज्यादा सवाल आए हुए हैं, लेकिन उसका कारण यही है कि भाई पहले आपको ये आता होगा तभी आप ये कर पाओगे, सीधी सीधी बात। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ठाक लेंथ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है। 51 सवाल, 51 क्वेश्चंस, यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर आप ऐसा मान के चलो कि 15 साल में, मतलब 15 पेपर्स में 51 क्वेश्चन, तो 3 से भी ज्यादा का एवरेज बैठ रहा है भाई। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस भी 3 5 4 5 3 4 3 3 3 2 2 2, तो 2 से कम तो कभी आए ही नहीं, और जनरली 3 ही आते हैं, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अच्छा खासा है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ठीक ठाक प्रायोरिटी ऑर्डर है, 2 क्वेश्चंस का एवरेज बैठ रहा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ईएमआई एसी, इनका इतना नहीं है, ठीक है ना, ईएमआई का इतना नहीं है। लेकिन मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी आप देखो 2024 वाले इस पेपर में 4 सवाल आ रखे हैं। तो पता कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ, हम प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं कि इसका प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा नॉर्मल ही है। ऑल्टरनेटिंग करंट इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है। अब देखो 32 सवाल आ रखे हैं, तो एवरेज अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है ना। तो इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैं जरूर कहूंगा कि आप इसको करके जाओ, छोटा चैप्टर है। हालांकि इसमें रटने वाली चीजें हैं ज्यादा, थोड़ा सा याद करने में जरूर परेशानी होती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको करके जाएं। अगर 2 सवाल आ गए तो भैया फिर तो मतलब बढ़िया ही हो जाएगा भाई, है ना। तो छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर्स का ही चैप्टर होता है, तो बड़ी आसानी से 3-4 घंटे में निपट जाता है। रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, तो लेंदी चैप्टर है। इसलिए जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ रखा, तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप इसको पढ़ो,
ठीक है ना। हाँ, जिन लोगों को सिर्फ रिवीजन करनी है तो ऑब्वियसली आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। अभी कोई नया चैप्टर पढ़ने का तो वैसे भी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो इस चैप्टर को जरूर करके जाएं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये हाई ही रहेगा, लेकिन हाँ लेंदी है। वेव ऑप्टिक्स ठीक ठाक वेटेज है। डुअल नेचर एटम्स न्यूक्लियाई, इनको मैं अलग अलग नहीं मानता हूं, इनको मैं एक ही मान के चलता हूं भाई, ठीक है ना। डुअल नेचर एटम और न्यूक्लियाई को, इनको मैं एक ही मान के चलता हूं। इनमें से 4 से 5 सवाल या 6 सवाल आने के चांसेस रहते हैं भाई। 4 भी आ सकते हैं तीनों चैप्टर्स में मिलाकर के, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो मुश्किल ही होता है। अब देखो 2025 में 4 सवाल आ रखे हैं, 2024 में 6 सवाल आ रखे हैं, इस पेपर में 5 आ रखे हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो मोर और लेस 5 सवाल तो आ ही रखे हैं, ठीक है ना। 4 सवाल तो आएंगे ही आएंगे मिनिमम, 5 या 6 भी आ सकते हैं। और ये छोटे चैप्टर्स हैं भाई, ठीक है ना, इजी हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं और छोटे चैप्टर्स हैं। पता ही होता है, जैसे डुअल नेचर की अगर मैं बात करूं कि यार एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ सकता है और एक क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ से आ सकता है भाई, ठीक है ना। मोर और लेस हमें आइडिया होता ही होता है कि भाई इस तरीके से जो चीजें हैं वो बन सकती हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा है लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कितने आ रखे हैं भाई, क्वेश्चन देखो कितने आ रखे हैं। चैप्टर छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। तो इन शॉर्ट आप देख पाएंगे कि 12th की फिजिक्स एज कंपेयर टू द 11th फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 12th की फिजिक्स है भी छोटी और 11th की फिजिक्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हाँ 12th की फिजिक्स में छोटा होने के बावजूद भी इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे खासे ज्यादा आ रखे हैं। और टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी चैप्टर को स्किप करके भी जा रहे हैं तो टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि अगर आप रोटेशन को छोड़ने का मतलब डिसाइड करते हैं तो जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करते भी हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर करके जाएं, मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर करके जाएं। सेमीकंडक्टर वैसे तो करना ही करना है, इसमें से भी एक सवाल लॉजिक गेट से आना ही आना है भाई, ऑलमोस्ट। बहुत ही बुरी किस्मत हो तो बात अलग है, सेमीकंडक्टर पे एक डायोड के सर्किट पे आ जाएगा, डायोड्स का सीरीज पैरेलल, कुछ इस तरीके का सवाल आ जाएगा, तो आने ही आने होते हैं। कुछ सवालों का पता ही होता है कि भाई ऐसे वाले सवाल तो आने ही आने हैं, तो उन टॉपिक्स को तो अपन यहां पे करके ही जाएंगे भाई, ठीक। तो मैंने पूरा यहां पे क्लियर कर दिया और विद डेटा क्लियर किया है, इसके हिसाब से आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। जो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है कि जिन चैप्टर्स को मैं पक्का करके जाऊंगा, बिल्कुल प्रायोरिटी पे करके जाऊंगा, करने तो सारे ही हैं, लेकिन जिन चैप्टर्स को हाई प्रायोरिटी पे करके जाऊंगा उन पे मैंने टिक लगा रखा है, ठीक है ना। जिन चैप्टर्स को मैं हाई प्रायोरिटी पे करके जाऊंगा उन पे मैंने टिक लगा रखा है। ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपका थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन आप देख पा रहे हो यहां पे 12th की फिजिक्स तो ऑलमोस्ट सारी ही है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ करके 12th की फिजिक्स तो सारी ही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर होंगी और आशा करता हूं कि आपका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम। फिर मिलेंगे, बाय बाय।